Okay, so today, like in this class, हम लोग पाइथन का यूज करके एक छोटा सा पावरफुल ऐप बनाएंगे जिसका नाम है न्यूज हेडलाइन स्क्रैपर। इसका नाम होगा न्यूज हेडलाइन स्क्रैपर। इसमें हम लोग पाइथन और ग्रेडियो का यूज करेंगे। तो अभी जो हमारी क्लास में जितने भी लोग हैं, कोई बता सकता है स्क्रैपर होता क्या है? या ये ऐप क्या काम करेगा? हम लोग आज एक न्यूज हेडलाइन स्क्रैपर बनाएंगे। तो ये क्या काम करेगा? तो ये ऐप बेसिकली क्या करेगा, ये इंटरनेट से एक न्यूज वेबसाइट से लाइव हेडलाइंस उठाएगा, लाइव हेडलाइंस को पिक करेगा एंड देन एक सिंपल वेब पेज पर दिखाएगा। राइट। अब सबसे पहला जो सवाल है, ये वेब स्क्रैपिंग होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, वेब व्हाट इज वेब स्क्रैपिंग? कैन एनीवन टेल व्हाट इज वेब स्क्रैपिंग? What is web scraping? Anyone? तो वेब स्क्रैपिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्टिंग द डेटा फ्रॉम वेबसाइट्स यूजिंग द कोड। जैसे गूगल पे काफी सारे वेबसाइट है, बहुत सिंपल है। इमेजिन आप एक लाइब्रेरी में हो और आपको एक बुक से 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं। तो आप बुक खोलोगे, पेज चेक करोगे और पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिख लोगे। वेब स्क्रैपिंग बिल्कुल वही है, बस हम ये काम मैनुअली नहीं करके बल्कि कोड से करते हैं। हमारा कोड क्या करेगा, एक वेबसाइट पर जाएगा, किसी भी वेबसाइट पे जाएगा, जो भी वेबसाइट आप डालोगे उस वेबसाइट पे जाएगा, उसके कंटेंट को पढ़ेगा, उसके टोटल कंटेंट को रीड करेगा और उसके बाद क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए हेडलाइंस, मान लो हमें हेडलाइंस चाहिए उस वेबसाइट से, उसे निकाल कर हमें लाके दे देगा। और वो जो कंटेंट लाके देगा, अब हमें उसको कैसे स्टोर करवाना है, एक्सेल फाइल में चाहिए, एसक्यूएल फाइल में चाहिए, एक्सएमएल फाइल में चाहिए, या जेसॉन या सीएसवी फाइल में चाहिए, जिस भी फाइल में चाहिए वो डेटा आपको स्क्रैप करके, पूरे वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करके आपको लाके दे देगा। तो और जो चैट जीपीटी या फिर जितने भी एआई, जितनी भी जीपीटी मॉडल्स, जितने भी अपने एलएमएस मॉडल्स, सॉरी, जितने भी अपने एआई मॉडल्स है, जो जो डेटा इन्होंने कलेक्ट किया है वो वेब स्क्रैपिंग के थ्रू ही कलेक्ट किया है गूगल से। तो काफी बार चैट जीपीटी पे ये क्वेश्चन भी उठता है कि इसने गूगल के डेटा को चोरी किया है वेब स्क्रैपिंग के थ्रू। तो जो चैट जीपीटी ने जो पूरी ट्रेनिंग की है वो वेब स्क्रैपिंग के थ्रू ही डेटा कलेक्ट करके की है। तो इस तरह से हम लोग वेब स्क्रैपिंग करके डेटा को भी कलेक्ट कर सकते हैं, और डेटा मीन्स जो डेटा गूगल पे अवेलेबल है उस डेटा को कलेक्ट करके हम लोग अपने मॉडल के लिए ट्रेनिंग डेटा बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा, कौन कौन से सर। टूल्स? ये सब है। जी सर, बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि सर ये जो पाइथन का कोर्स वगैरह मैंने लिया था, एक मतलब मोटिव से, जो ये आजकल ये एजेंट वगैरह होता है ना जो बनाया जा रहा है एआई कि वो एजेंट्स। वर्क फ्लो को कम कर रहा है। हाँ, हाँ हाँ। मतलब ये मतलब इसमें सीखने के साथ वो मतलब कि कम्प्लीटली आप सिखाओगे ना? मैं समझा नहीं, जैसे आप क्वेश्चन रिपीट करोगे? मतलब ये वो चीज मतलब जो एआई एजेंट है, एआई एजेंट बनाना मतलब आप सिखाओगे या उसके लिए अलग कोर्स करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं सिखाऊंगा ना एआई एजेंट्स। वो हम लोग मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, जब डेटा साइंस, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में जब जाएंगे तब एआई एजेंट्स बनाना सीखेंगे। अच्छा, उसमें कंप्लीट एआई एजेंट बनाना सीखेंगे ना? हाँ, कंप्लीट सीखेंगे भाई। मतलब तो जैसे जो इम्पोर्टेंट, मतलब पूरा हम लोग बहुत सारा तो नहीं बनाएंगे, लेकिन जितना हो सकेगा वी विल कवर। अगर मैं कुछ और एक्स्ट्रा सीखना चाहूंगा सर, तो मतलब उसमें आप आगे गाइड करोगे या फिर वो अपना अलग करना पड़ेगा? आप हमें फीडबैक देते रहना, जो भी आपको, मतलब जो भी आपको सीखना होगा, यू कैन गिव अस द फीडबैक। हम लोग जब लाइव क्लास करेंगे ना, तो वी विल ट्राई कि उस लाइव क्लास में पार्टिकुलरली जो आप सीखना चाहते हो उसको कवर कर ले, ताकि लाइव क्लास ओके। में आपके साथ साथ और भी लोग सीख जाए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके। एआई एजेंट्स कुछ भी नहीं है, वो एक तरह से
रिलेटेड ही है। जो मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं ना, इट्स लाइक अ काइंड ऑफ सेम थिंग, इट्स नॉट कम्प्लीटली सेम। एआई एजेंट क्या, इज लाइक अ सिस्टम जो मशीन लर्निंग मॉडल्स को यूज करता है और हम यूजर से इंटरेक्ट करता है। तो बेसिकली वो है एआई एजेंट। मतलब एजेंट, जैसे जो एजेंट वर्ड है ना, जो हम लोग एजेंट जानते हैं, एजेंट क्या होता है सबको पता है। एजेंट पता ही है ना, रियल ह्यूमन जो एजेंट होते हैं। जी तो सर। एआई एजेंट भी उसी तरह से काम करता है, वो बस एमएल मॉडल का यूज करता है और एआई एजेंट क्या करता है, यूजर से इंटरेक्ट करता है। तो हम लोग वो कवर करेंगे आगे, ठीक है। आप मुझे एक बार पर्सनल पिंग कर देना, मैं इसको कवर कर लूंगा, मतलब अपने सिलेबस में डालूंगा। तो जो जो टूल्स हम लोग आज यूज करेंगे, जो बेसिकली जो टूल्स है, पहला है मेरा रिक्वेस्ट। ये एक पाइथन की लाइब्रेरी है। ये क्या है, एक पाइथन की लाइब्रेरी है। कोई मुझे बताएगा पाइथन की ये लाइब्रेरी क्या होता है? राजेश। राजेश, आपने पाइथन कवर कर लिया, आप बताओगे पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या होती है? और ये रिक्वेस्ट, किसी को पता है ये रिक्वेस्ट क्या है? कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं पाइथन में, जिनका यूज करके हम कुछ भी प्रोग्राम करते हैं, उसे लाइब्रेरीज कहते हैं, पाइथन लाइब्रेरी। हाँ ठीक है, सही है, करेक्ट है। तो पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वैसी लाइब्रेरी जो ऑलरेडी इनबिल्ट है पाइथन के अंदर। तो जब हम लोग पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाती है, हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली लाइक हमारे पास एक लाइब्रेरी है रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट हमें इंस्टॉल करना पड़ता है अलग से। रिक्वेस्ट लाइब्रेरी क्या करता है, ये लाइब्रेरी जो है इज जस्ट लाइक अ डिलीवरी बॉय। ये इज लाइक अ ऑनलाइन डिलीवरी बॉय। हम क्या करते हैं, इससे एक वेबसाइट का एड्रेस देंगे इस रिक्वेस्ट। ये बेसिकली हम इसका यूज करते हैं एपीआई कॉल के लिए। इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, एक वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे और इसको बोलेंगे कि इस यूआरएल पे जितना भी एचटीएमएल कंटेंट है उसे हमें लाके दो, हमारे लिए ये ले आएगा। इट्स लाइक अ डिलीवरी बॉय। तो द रिक्वेस्ट लाइब्रेरी सेंड एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट, इसको टेक्निकल वर्ड में हम लोग बोलते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ये एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है टू अ वेबसाइट एंड इट रिट्रीव्स इट्स सोर्स कोड दैट इज एचटीएमएल। इट एक्ट्स लाइक अ वर्चुअल ब्राउजर। ये एक तरह का वर्चुअल ब्राउजर है दैट डाउनलोड्स द पेज डेटा सो दैट योर पाइथन कोड कैन रीड इट। मतलब ये रिक्वेस्ट क्या है, इज लाइक अ डिलीवरी बॉय। वो उस कंटेंट को हमारे पास लाके देगा, उस कंटेंट का फिर हम बाद में अपने पाइथन के कोड में उसको यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द रिक्वेस्ट लाइब्रेरी जो हम लोग यूज करेंगे। दूसरा, ब्यूटीफुल सोप। ये जो लाइब्रेरी है, ये आगे भी आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में भी काफी यूज करोगे, तो इसको अलग से भी आप देख लेना। वैसे इसका एक डेडिकेटेड लेसन भी है आगे, कंप्लीटली वेब स्क्रैपिंग पे। तो ब्यूटीफुल सोप क्या करता है, इट पार्सेस द एचटीएमएल। जो एचटीएमएल हमें रिक्वेस्ट लाइब्रेरी डाउनलोड करके देता है, उस एचटीएमएल को ये रीड करता है और उसमें से जो इंफॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स द मेसी एचटीएमएल। जो काफी मेसी एचटीएमएल है ना, उसको कन्वर्ट करता है टेक्स्ट में, स्ट्रक्चर्ड डेटा में, सर्चेबल फॉर्मेट में। Then we can use the tags, classes or CSS selectors to extract the specific data like titles, links और prices. Mostly जैसे कि मान लो एक Amazon का वेब पेज है, मान लेते हैं एक Amazon, जैसे ये पूरा का पूरा वेब पेज है। मान लो कोई एक प्रोडक्ट उठाते हैं हम लोग, जैसे ये एक प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट का डेटा मुझे चाहिए, कंप्लीट डेटा। इसके अंदर क्या इसकी टाइटल है, इसके ऑथर का नाम क्या है, इसकी प्राइसिंग क्या है, कब इसे रिलीज किया गया था, इसकी पब्लिकेशन डेट क्या है, जो भी डेटा हमें चाहिए। मान लो कि इस वेबसाइट से पूरा डेटा उठा के मुझे एक CSV फाइल में चाहिए या SQL फाइल में चाहिए या जिस भी फाइल में आपको चाहिए। आप सबसे पहले रिक्वेस्ट लाइब्रेरी का यूज करोगे। रिक्वेस्ट लाइब्रेरी क्या करेगा, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के अंदर आपको ये यूआरएल पास करना है। तो इस पेज की जो भी एचटीएमएल है, जैसे ये जो एचटीएमएल है, ये पूरी की पूरी एचटीएमएल, ये जो फाइल है, ये एचटीएमएल रिक्वेस्ट लाइब्रेरी आपको कोड में दे देगा, आपके कोड में लाके दे देगा, पाइथन की कोड में। उसके बाद इस एचटीएमएल फाइल के अंदर ये जो ब्यूटीफुल सोप लाइब्रेरी है, ये क्या करेगा, चेक करेगा कि कौन सा टाइटल है, कौन सा पब्लिकेशन डेट है, उसको वो रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे ग्रेडियो का। तो ग्रेडियो एक अलग चीज है, ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट लाइब्रेरी और ब्यूटीफुल सोप लाइब्रेरी से अलग है। ग्रेडियो का हम लोग यूज करते हैं यूआई बनाने में, सिंपल यूआई बनाने में। मान लो कि
मेरे पास ML मॉडल्स है या कुछ पाइथन का कोड है, ठीक है। तो बेसिकली अब हो सकता है कि आपने सिर्फ पाइथन पढ़ा है, मशीन लर्निंग पढ़ा है, AI डेटा साइंस पढ़ाई की है, लेकिन आपने HTML CSS आपको नहीं आता है या React JS आपको नहीं आता है। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि HTML CSS कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इजिली आप कवर कर सकते हो। ये दो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको आना चाहिए। तो मैं बोलूंगा HTML CSS आप देख लेना अपने लेवल पे, यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है HTML CSS के, आप कवर कर लेना। लेकिन फिर भी मान लो अगर आपको HTML CSS React JS नहीं आता है और आप चाहते हो कि मेरा जो मशीन लर्निंग मॉडल या AI एजेंट या मशीन लर्निंग मॉडल जो आपने ML मॉडल बनाया है वो आप दुनिया को दिखाना चाहते हो कि UI पे दुनिया कैसे देखेगी, बाकी जो पब्लिक है, यूजर्स है, वो कैसे देखेंगे। आप उसको ML मॉडल जो आप बनाओगे, जो पाइथन का कोड बनाओगे, वो कोड अगर आप नॉर्मल यूजर को दे दोगे तो यूजर को तो समझ में नहीं आएगा कि भाई ये क्या है, तुमने तो मुझे कोड दे दिया। एक जो नॉर्मल यूजर है जिसे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसको तुम अगर अपना कोड उठा के दे दोगे तो उसको तो कुछ समझ में आएगा नहीं। तो उसको समझाने के लिए हम लोग एक UI बनाएंगे ताकि वो इस UI का यूज करके हमारे मॉडल का यूज कर सके। जैसे कि मान लो आपने एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया है एक एक इमेज जनरेशन के लिए, जैसे आपने कुछ प्रॉम्प्ट डाला, उससे कुछ इमेज बन के आया, या आपने कुछ टेक्स्ट डाला, उस टेक्स्ट से आपको एक ऑडियो चाहिए, तो आपने एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया। तो टेक्निकली तो आप पाइथन के कोड से आप जुपिटर नोटबुक पे जाके रन करके आप वो कर लोगे, लेकिन एक नॉर्मल यूजर कैसे करेगा, उसको तो यूआई चाहिए। तो डेमो पर्पज से जब आपको कोई नॉर्मल सिंपल डेमो देना हो या किसी को दिखाना हो, क्लाइंट को दिखाना हो, तो हम लोग उस टाइम ग्रेडियो का इजिली यूज कर सकते हैं यूआई बनाने में, थ्रू विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी का हेल्प लेंगे ग्रेडियो की यूआई बनाने में। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं ग्रेडियो क्या होता है। इट टर्न्स योर पाइथन फंक्शन इनटू एन इंस्टेंट वेब पेज। ये हमारे पाइथन फंक्शन को तुरंत एक वेब ऐप में बना के दे देगा, लाइक अ वेबसाइट। It allows us to wrap any Python function with a simple user interface। ये किसी भी Python फंक्शन को एक सिंपल यूजर इंटरफेस में रैप कर देता है। मींस हम लोग इजिली किसी Python फंक्शन को एक यूजर इंटरफेस के अंदर पास कर सकते हैं। हमें कोई भी फ्रंट एंड की कोडिंग जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी फ्रंट एंड की कोडिंग नहीं आती है तो भी आप ग्रेडियो का इजिली यूज कर सकते हो। इट हेल्प्स यू बिल्ड क्विक एंड इंटरेक्टिव डेमोज वेयर यूजर्स कैन input the data and instantly see the results। ठीक है, तो ये था ग्रेडियो के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर और वहां पे अब कोडिंग, अब देखते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे एक नया फाइल बना लेते हैं, न्यू नोटबुक। होप ये जुपिटर नोटबुक वगैरह सब आप लोगों को पता होगा, हम शुरू से ही हम लोग ये कर रहे हैं। तो इसका एक नाम दे देते हैं लाइव वेब स्क्रैपिंग। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी लाइब्रेरी को यूज करने के लिए हम लोग कैसे यूज करते हैं, कुणाल आप बताओगे? किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी को अगर मुझे यूज करना है अपने फाइल के अंदर, तो हाउ कैन वी यूज दैट? Kunal, are you there? Rajesh? Devmalya? Sir, using import statement. Okay, yes, correct. Using the import statement, we can easily import any third party or any library, any Python in any external library, we can use it. मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? Yes, sir. आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। क्लियर है आवाज? ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को, सबसे पहले मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को। एक होता है पिप, PIP। ये इसका भी हम लोग एज ए AI इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट बहुत यूज करने वाले फ्यूचर में, कि पिप का हम लोग बहुत यूज करेंगे। PIP, पिप क्या है? पिप एक पैकेज मैनेजर है। पैकेज और लाइब्रेरी दोनों सेम चीज है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। जो लाइब्रेरी को ही हम लोग पैकेज कहते हैं। तो PIP क्या है? इज लाइक अ पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन। कोई भी एक्सटर्नल पैकेज आपको यूज करना होता है अपने सॉफ्टवेयर, अपने प्रोग्राम के अंदर,
तो आप पिप के हेल्प से उस लाइब्रेरी या पैकेज को इंस्टॉल करते हो अपने फाइल में। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करना है, उसके बाद लिखना है पिप देन इंस्टॉल। जैसे अगर कोई फ्रंट एंड का है तो उनको पता होगा, जैसे राजेश फ्रंट एंड में, तो उन्हें पता है कि रिएक्ट जेएस में हम लोग npm का यूज करते हैं, नोड जेएस npm का। वैसे ही यहाँ पे हम लोग पिप का यूज करते हैं। पिप इंस्टॉल जिस भी लाइब्रेरी को आपको इंस्टॉल करना है, जैसे मुझे एक इंस्टॉल करना है रिक्वेस्ट, दूसरा इंस्टॉल करना है ब्यूटीफुल SOUP4, ये लाइब्रेरी का नाम है, ये है। मैं सर्च करके दिखाता हूँ, देख लेते हैं कि यही है ना। तो ये है मेरा ब्यूटीफुल सोप 4, इसको हम लोग यहाँ से पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सोप 4 करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एक और लाइब्रेरी है मेरा ग्रेडियो, तो एक मेरा लाइब्रेरी है ग्रेडियो, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे ग्रेडियो और इसको शिफ्ट एंटर से ये मेरा इंस्टॉल हो रहा है। तो मेरे लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो चुके हैं। इंस्टॉल करने के बाद मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। अभी तो मैंने सिर्फ इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम के अंदर, इंपोर्ट नहीं किया है, ये चीज़ ध्यान देना। तो हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कीवर्ड के हेल्प से इंपोर्ट रिक्वेस्ट। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे इससे हम लोग कैसे इंपोर्ट करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे इसने इंपोर्ट किया फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सोप, इस तरह से इन्होंने इंपोर्ट किया है। तो इसी तरीके से हम लोग भी इंपोर्ट करेंगे। जहाँ पे भी आपको नहीं आता हो, समझ में नहीं आ रहा हो, आप डायरेक्टली उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाकर सर्च करोगे इसके बारे में, डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ से आप जाके देख सकते हो कि ये लोग इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो हम लोग इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे अभी। उसके बाद इसको पहले रन कर लेते हैं। तो हमारा इंपोर्ट हो चुका है दोनों, ब्यूटीफुल सोप भी और रिक्वेस्ट भी। अब क्या करेंगे, अब हम लोग फंक्शन बनाते हैं। तो एनीवन कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन? हाउ कैन वी डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन? डेफ। तो हम लोग फंक्शन डेफ कीवर्ड के हेल्प से हम लोग पाइथन के अंदर फंक्शन बनाते हैं। तो हम लोग फंक्शन का एक नाम देते हैं स्क्रैप हेडलाइंस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, URL पास करना होगा। हमने एक वेरिएबल बनाया URL नाम का, इसके अंदर हम लोग URL पास करेंगे। एक वेबसाइट है न्यूज वाई कॉम्बिनेटर करके। सर एक बात करनी थी, पहले का जो लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग होता है वो क्यों नहीं चल रहा है? चल रहा है, चेक करो। आज मैं चलाया हूँ तो नहीं चल रहा है। अभी आप एक बार ट्राई करना, ठीक है, लाइव क्लास के बाद एंड में, देन देखते हैं क्या हो रहा है। ओके सर। तो एक वेबसाइट है ये न्यूज वाई कॉम्बिनेटर करके, इसमें सारी टेक्निकल और मतलब इसमें काफ़ी अच्छे न्यूज रहते हैं। तो हम लोग इस वेबसाइट का यूज करेंगे और इस URL को हम लोग यहाँ इस URL वाले वेरिएबल के अंदर पास कर देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये URL मेरा हो गया। अब स्टेप 2, ये मेरा स्टेप 1 है। हमने URL डिफाइन किया स्टेप 1 में, और ये कौन सा URL है, ये कौन सा वेरिएबल कोई बताएगा? इसकी टाइप क्या है वेरिएबल की? स्ट्रिंग है। और मान लो मुझे अगर इसका टाइप चेक करना हो तो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? Sir, using type function. टाइप फंक्शन, टाइप पैरेंथेसिस। करेक्ट। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग करेंगे कॉल द URL यूजिंग रिक्वेस्ट। हम लोग रिक्वेस्ट लाइब्रेरी का यूज करके उस URL को कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक प्रिंट कर लेते हैं फेचिंग द वेब पेज, ठीक है। अब रिक्वेस्ट URL का यूज करते हैं रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर जो भी रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट के थ्रू आएगा हम लोग उसको रिस्पॉन्स वेरिएबल में असाइन कर देंगे, वैल्यू को उसके अंदर डाल देंगे। अब हमने रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के अंदर से एक फंक्शन यूज किया गेट। तो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन होता है गेट, जिसके हेल्प से आप उस URL के अंदर की कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। तो मैं इसके अंदर URL पास कर दूंगा। ये मेरा हो गया स्टेप 2। अब हम लोग करते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट मेसी HTML। जो ये HTML, ये जो पूरा HTML है ना, ये बहुत मेसी है। इसको कितना लाइन का है पता है? ये टोटल ये जो कोड है ये है मेसी कोड है, 5000 लाइन, 5000 लाइन्स का। तो no one will see and read the 5000 lines, right? So first we have to convert that messy HTML into
like we have to clean that messy HTML into good format और clean it, ठीक है। इसको हम लोग क्लीन करेंगे किसके हेल्प से, ब्यूटीफुल सोप के हेल्प से। हम लोग क्लीनिंग किसके हेल्प से करते हैं, ब्यूटीफुल सोप। तो SOUP एक वेरिएबल बनाया हमने, इसके अंदर हम लोग ब्यूटीफुल सोप जो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम इंपोर्ट किया ना, यहाँ पे ब्यूटीफुल सोप हमने दो लाइब्रेरी अभी इंपोर्ट की, एक रिक्वेस्ट और एक ब्यूटीफुल सोप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्यूटीफुल सोप को कॉल करेंगे, इसके अंदर हम लोग रिस्पॉन्स में हम दो चीज़ें आती है, एक टेक्स्ट होता है रिस्पॉन्स के अंदर और रिस्पॉन्स कोड वगैरह होती है, लेकिन हम लोग रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट यूज करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ टेक्स्ट चाहिए रिस्पॉन्स के अंदर से। अब क्या करेंगे, मुझे ब्यूटीफुल सोप के अंदर एक चीज़ और पास करना होगा, जैसे मैं बताता हूँ। एक होता है कि हमें किस तरह का मतलब क्या हमें करवाना है, तो उसकी टाइप हमें पास करनी पड़ती है। लाइक मुझे पार्सिंग करना है, अभी जो HTML कोड आ रहा है, ये जो HTML कोड है इसको मुझे पार्स करना है। पार्स का मतलब होता है इसको रीड करना है, तो हम लोग इस तरह से पास करेंगे HTML डॉट पार्सर। देखो मोस्टली कोड सेम रहता है, रिक्वेस्ट का और ब्यूटीफुल सोप का हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं। आप लोग भी आगे करोगे, आगे बहुत करोगे आप लोग, तो थोड़ा बहुत चेंजेस होगा लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे या रिटर्न करते हैं सोप, फिलहाल प्रिंट ही करवाते हैं, प्रिंट सोप, ठीक। अब इसको कॉल कर, पहले इसको रन कर लेते हैं। अब कोई बताएगा मुझे कि हम लोग इसको कॉल कैसे करते हैं। Can anyone explain how can we call this? Sir, using the function name, sir, and the parent. Yes, ठीक है। किसी भी फंक्शन को कॉल कराने के लिए हमें उसका फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस लिखना होगा। उसके बाद ये इसको रन करेंगे। तो हमारा स्पेलिंग रॉन्ग है, इसको स्पेलिंग को सही कर लेते हैं। अब देखो, इट्स फेचिंग द वेब पेज। इसके बाद क्या हुआ कि ब्यूटीफुल सोप इज नॉट डिफाइन, हो सकता है कि स्पेलिंग गलत हो। इसको वापस से रन करते हैं और इसको वापस से रन करते हैं। इट्स फेचिंग द वेब पेज। अब देखो, इसने वेब पेज को फेच करके हमें पूरा HTML दे दिया। अब ये 5000, ये जो 5000 लाइन है, 5000 लाइन, उसको इसने ब्यूटीफुल सोप ने क्या किया, सॉर्ट करके हमें एक अच्छे फॉर्मेट में, क्लीन फॉर्मेट में इसने HTML पेज को हमें दे दिया। तो आपने देखा, इस पूरे वेबसाइट को हमने अपने कोड के अंदर फेच कर लिया। तो है ना, मतलब कमाल की चीज। मतलब हमने पूरी की पूरी वेबसाइट, उस अमेजोन की वेबसाइट को हमने अपने पाइथन के कोड में स्क्रैप कर लिया। स्क्रैपिंग, इट्स लाइक अ स्क्रैपिंग, इसे ही हम बोलते हैं वेब स्क्रैप। तो वेब स्क्रैप में मोस्टली अभी क्या चीजें यूज हुई, एक तो यूज हुआ मेरा रिक्वेस्ट और दूसरा ब्यूटीफुल सोप। अभी भी ये, इसमें बहुत सारा डेटा है। अब मुझे जो जो डेटा चाहिए हम लोग उसी डेटा का यूज करेंगे। जैसे मान लो कि हमें चाहिए हेडलाइंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये मेरा हेडलाइन है ना, येलो फेस। तो येलो फेस चेक करते हैं कहाँ पे है, येलो फेस, येलो फेस, येलो फेस ऑथर साइन कॉपी। तो चेक करते हैं यहाँ पे कि टाइटल कहाँ है। तो ये है मेरा टाइटल, ये नहीं है, ये दूसरा चीज़ है, ये मेटा नेम कुछ और है। देखो, वेब स्क्रैपिंग के लिए आपको थोड़ी बहुत HTML की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं फिर से रिकमेंड करूँगा, HTML आप अपने लेवल पे HTML यूट्यूब से देख लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझना पड़ेगा आपको कि मेटा क्या है, ये नेम क्या है, कंटेंट क्या है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको खुद से समझनी पड़ेगी, खुद से भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा यूट्यूब पे जाके। तो HTML देख लेना, अदरवाइज हम लोग किसी लाइव क्लास में HTML भी कवर कर लेंगे। तो येलो फेस, ये है मेरा टाइटल, ये मेटा ही है। ये भी अल्ट है, ये स्पैन के अंदर है। देखो H1 टैग के अंदर, H1 टैग के अंदर है ये स्पैन में, यहाँ पे स्पैन है ना। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कहाँ पे वो मेरा
तब जाके पूरी की पूरी वेब पेज में से आप उस चीज को स्क्रैप कर पाओगे। जब आपके पास मान लो 10-15 यूआरएल है, 20 यूआरएल है, 50 यूआरएल है, अभी एक यूआरएल है चलो मान लो, लेकिन हो सकता है कि अमेजोन के अंदर 1000 प्रोडक्ट्स है, आपको 1000 प्रोडक्ट का अगर डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो आप कैसे करोगे? आप बार बार हर प्रोडक्ट पेज में नहीं जाओगे ना, एक ही बार देख लोगे कि हाँ यहाँ पे मेरा टाइटल है, उसी के हिसाब से अपना कोड करोगे और फिर 1000 प्रोडक्ट्स का भी डेटा आप स्क्रैप कर सकते हो इजीली। तो अभी हमने देखा कहाँ पे था वो, H1 टैग के अंदर, स्पैन टैग के अंदर, स्पैन टैग के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे हेडलाइन टैग्स, ठीक है। इसके अंदर वैसे मेरा ये है, हम लोग गलत वेबसाइट देख रहे थे, हमारा ये हमने ये डाला है कि हाँ ये डाला है, हमारा ये है, ठीक है। अब इसके अंदर से मान लो हमें हेडलाइन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर क्या है देखते हैं। ये टाइटल टैग का यूज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका क्लास क्या है, टाइटल लाइन, हमें क्लास का यूज करना है। क्लास क्या है इसका, टाइटल लाइन। यहाँ देखना क्लास क्या है, तो क्लास है मेरा टाइटल लाइन, जो मेरा हेडलाइन टैग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया ना SOUP, जिसके अंदर सारा डेटा है उस वेबसाइट का, तो SOUP डॉट, इसके बाद हम लोग करेंगे सेलेक्ट, एक फंक्शन है SOUP के अंदर ही। सेलेक्ट के बाद हमें क्लास पास करना है, तो क्लास मेरा था टाइटल लाइन, दिस वन। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, इसके अंदर डालते हैं, और क्लास हमेशा डॉट, यहाँ हमेशा डॉट होगा, ठीक है। और टाइटल लाइन के बाद मेरा टैग कौन सा है, ए, एंकर, इसको हम लोग एंकर टैग बोलते हैं, तो ए का यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग डालेंगे टाइटल लाइन के बाद ए, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, फिर से प्रिंट करते हैं, प्रिंट हेडलाइन टैग्स, और देखते हैं क्या रिटर्न करता है हमें। आई एम नॉट श्योर क्या रिटर्न करेगा, देखते हैं। इसने मुझे सारे हेडलाइंस दे दिए, अगर आप ध्यान से देखोगे ये सारा हेडलाइन है उस वेबसाइट का, ठीक है, ये सारा हेडलाइन है। अब इसको हम लोग और क्लीन करते हैं, सारे हेडलाइन से हम सिर्फ टेक्स्ट को निकालेंगे। अब क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द हेडलाइंस, हेडलाइन से हम सारे टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उसको निकाल के एक लिस्ट में डाल देंगे, एंड ऐड इट इनटू द लिस्ट, हम लोग सारे टेक्स्ट को निकाल के उसको लिस्ट में ऐड करेंगे। अब कैसे करते हैं वो, तो सबसे पहले हेडलाइंस नाम का लिस्ट बनाते हैं, हेडलाइंस नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, और लिस्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। अब लिस्ट कॉम्प्रहेंशन याद हो, कोई मुझे लिस्ट कॉम्प्रहेंशन का सिंटेक्स बता सकता है कि क्या है, मैं भूल चुका हूँ, मुझे याद नहीं, कोई बता सकता है लिस्ट कॉम्प्रहेंशन का सिंटेक्स क्या होता है, एनीवन? सर बिग ब्रैकेट्स ठीक के है, अंदर उसके अंदर मतलब कोई भी जैसे लिस्ट आपने डालनी है, जैसे नेम्स डालने हैं, हाँ हाँ, तो नेम्स जैसे आ गए, जैसे मतलब जो भी नेम्स हमें आ गए, रिटर्न करना है उस लिस्ट के अंदर वो, जैसे हाँ वो डाल दो। जैसे मुझे टेक्स्ट रिटर्न करना है, तो मान लो आइटम डॉट गेट टेक्स्ट करके उसमें से फिर वो मुझे टेक्स्ट रिटर्न कर देगा, और फिर मुझे लूप चलानी है, ठीक है। लूप चलानी है उस आइटरेटर जिस पे भी चलानी है, जैसे मेरा जो अभी आइटरेटर है वो है हेडलाइन टैग्स, इसके अंदर काफी सारा डेटा है, ये जो पूरा डेटा है ये भी लिस्ट के अंदर है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट में। तो इसके ऊपर हम लोग अभी क्या चलाएंगे, लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे। तो यहाँ फॉर आइटम्स नॉट आइटम्स, फॉर आइटम इन हेडलाइन टैग्स, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, पहले हेडलाइंस को प्रिंट करते हैं, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट आता है मुझे पता नहीं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इट्स फेचिंग द वेब पेज, लेट्स सी।
It's taking some time. और स्क्रैपिंग का कोड हमें एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है। एक बार लिखो, डेटा एक्सट्रैक्ट करो और उस डेटा को कहीं कहीं पे स्टोर कर लो। बार बार आपको वेब स्क्रैपिंग करने की जरूरत नहीं है। बार बार आप डेटा एक्सट्रैक्ट क्यों करोगे? एक ही बार करना है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको कहीं पे स्टोर कर देना है। इट्स टेकिंग सम टाइम। सो अगर आप देखोगे इसने क्या किया, कैन एनीवन एक्सप्लेन अभी क्या हुआ हम लोगों के साथ, इसने क्या दिया? एनीवन? राजेश, देवमाल्या? और शॉर्ट कर दिया सर। उसने बेसिकली सॉर्ट नहीं किया। उसने क्या किया? सॉर्ट तो किया ही। उसने क्या किया कि इस वेबसाइट में जितने भी टैग्स थे, सिर्फ टैग, जितने भी हेडलाइन थे, उस हेडलाइन को उसने रिटर्न किया, सिर्फ हेडलाइन। अब हम लोग क्या हुआ हमारे साथ, जो एक पूरा का पूरा वेबसाइट है ना, जो HTML फॉर्मेट में है, इसके अंदर जो HTML की कोड है, ये पूरी की पूरी जो कोड है, इसके अंदर से सिर्फ हमने हेडलाइंस को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब क्या हम इस हेडलाइंस का यूज कर सकते हैं अपने अपने मॉडल के ट्रेनिंग में, अपने AI एजेंट्स के ट्रेनिंग में हम इन डेटा को यूज कर सकते हैं, इसको कहीं पे स्टोर करवा के। अब इस डेटा को हम लोग किसी भी CSV फाइल में स्टोर कर लेंगे और वहाँ से फिर इसको यूज कर लेंगे। तो ये हो गया ना कि मतलब ये एक प्रॉब्लम आती है सबको कि हमें मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है, हमें AI एजेंट बनाना है, लेकिन हमारे पास डेटा तो है ही नहीं, तो हम बनाएंगे कैसे? डेटा तो आपके पास पूरा गूगल है। गूगल क्या है? डेटा ही है। गूगल पे तो इतना डेटा है, आपको वेब स्क्रैपिंग आना चाहिए बस कि आप वेब स्क्रैपिंग कैसे करो। तो हमने वेब स्क्रैपिंग करना सीख लिया, हमने वेब स्क्रैपिंग कर लिया। अब हम जैसे यहाँ पे प्रिंट की जगह पे इस हेडलाइंस को रिटर्न कर देते हैं। अब ठीक है, इसको रिटर्न करते हैं और पूरा का पूरा हेडलाइन को हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग टॉप 10 को रिटर्न करते हैं इस तरह से, स्लाइसिंग के हेल्प से। इसको वापस से रन करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने कॉल किया है, यहाँ पे टॉप 10 एक नया वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर उस फंक्शन को कॉल करवाते हैं। तो इसमें जो भी वैल्यू आएगी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। प्रिंट टॉप 10 एंड देन इट्स फेचिंग द वेब पेज। इसने मुझे डेटा दे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा सारा हेडलाइंस यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हमने वेब स्क्रैपिंग की और इस कोड को रन करके भी देखा। अब क्या करना है, हमें UI ऐड करना है। चलो मैं, आप, जितने भी हमारे फ्यूचर के AI इंजीनियर्स है या जो भी हमारे डेवलपर्स है, वो तो आप लोग समझ रहे हो कि ये कैसे हुआ, ये कोडिंग कैसे हुई। लेकिन एक नॉर्मल यूजर को अगर आप दिखाओगे कि ये देखो मैंने एक ऐप बनाया है जिसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसके टैग्स को एक्सेस कर सकते हैं अपने ऐप के अंदर, तो वो बोलेगा अच्छा दिखाओ। उसको आप ये दिखाओगे, ये अपना कोड दिखाओगे, तो उसको लगेगा भाई ये क्या दिखा रहे हो, समझ में ही नहीं आएगा उसे। तो उसे समझाने के लिए हम चलो अब UI बनाते हैं, ग्रेडियो की UI। ग्रेडियो की UI हम लोग खुद से नहीं बनाएंगे, हम लोग पूरा ChatGPT का हेल्प लेंगे, क्योंकि ग्रेडियो वैसा कोई बहुत यूज़फुल चीज़ नहीं है। आपको जो यूज़फुल चीज़ है वो है HTML CSS, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग 100% उसको पढ़ना। तो ये मैंने फंक्शन डाल दिया ChatGPT को, और ChatGPT को बोलूँगा कि प्लीज़ गिव मी द ग्रेडियो UI कोड फॉर दिस फंक्शन, कोड फॉर सर एक रिक्वेस्ट, यस। ये जो आपने HTML और CSS का बोला है, मतलब आपके अकॉर्डिंगली मतलब कोई ऐसा कोई YouTube पे कोर्स हो जो बेस्ट हो तो आप बता दीजिए, अदरवाइज खोजने में भी टाइम जाएगा। मैं ग्रुप में भेज दूंगा, जी सर, वैसे बेस्ट रहेगा। हाँ मैं भेज दूंगा। वैसे किनको HTML नहीं आती है, HTML CSS? जी सर, अच्छा, मैं मुझे तो नाम ही पहला बार सुना जब ये वेबसाइट बनाने चला था, तो पिछले मंथ। अच्छा, वैसे मुझे ये सब, हाँ मैं भेज दूंगा ग्रुप में। HTML CSS देखो बहुत बेसिक चीज है, वो आनी ही चाहिए। मतलब आप कोई भी डेवलपर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, HTML CSS का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है सर, जब मैं वेबसाइट बनाना स्टार्ट किया था तो ये वर्ड सुना था HTML CSS का, तो देन उसके बाद पाइथन वगैरह सीखना स्टार्ट किया। पाइथन डेवलपर बेसिकली रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड कोड को नहीं जानते, लेकिन फिर भी HTML CSS का उनको बेसिक नॉलेज होता है, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामर स्टार्ट HTML CSS से ही करता है। तो सर
सर एआई वेबिक्स में भी वो है फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स, मैंने अभी वेबसाइट में वो चेक करा था। प्रिपेयर हो रहा है, अभी हमने तैयार नहीं हुआ है, मतलब टाइम अच्छा, लगेगा उसमें थोड़ा सा। मतलब कब तक जावा दिसंबर तक आ जाएगा वो। HTML अच्छा, CSS दिसंबर। उसके अंदर, HTML ठीक है सर। CSS React JS Node JS, उसमें पूरा फुल स्टैक है वो, मतलब कंप्लीट फुल स्टैक है वो। हाँ, हाँ, मेरे को वैसे भी करना ही है सर वो भी। वो मैं तब दिसंबर में जॉइन कर लूँगा फिर। हाँ ये हाँ ठीक है। ये भी तब तक हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हाँ ठीक है, सर रिएक्ट जिस। हम लोग को, हाँ, सर एक मिनट, एक क्वेश्चन था। हाँ तो उसमें मतलब सर क्या क्या सिखाया जाएगा जो कोर्स आएगा न्यू वाला? उसमें है HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, React JS है, टाइपोस्क्रिप्ट है, नोड JS, माई सीक्वल तो हम लोग ऐसे ही यहाँ भी कवर करेंगे। माई सीक्वल भी है, फिर MongoDB है, और अब काफ़ी सारे फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स हैं, फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स है। तो अच्छा, बेसिकली यही है, नोड JS वगैरह है। वो आप ही पढ़ाओगे या और भी डिफरेंट नहीं, मेंटर्स वो होंगे? एक हमारे ट्रेनर है, लेकिन वो इसी सेम टाइप का कंटेंट ही रहेगा, इंग्लिश में ही रहेगा, और एग्जांपल्स वगैरह ही वैसे। मैं भी कभी कभी क्लास लूँगा, लाइव क्लासेस रहेंगे। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे पूछोगे डायरेक्ट, तो कोई अच्छा, दिक्कत नहीं होगा, लाइव क्लास मैं ही लूँगा। मतलब आपका भी मेंटरशिप रहेगा? हाँ, लाइव क्लास मैं लूँगा उसमें। अच्छा ठीक है अच्छा, सर। ठीक है एंड सर। सर वो कितने मंथ्स का रहेगा? देखो, ऐसे तो फुल स्टैक करने में 3-4 मंथ लग जाएंगे, अच्छा, अच्छा। मतलब सीखने मतलब में 3-4 मंथ लग जाएंगे। अच्छा, मतलब जितना टाइम इस कोर्स का है उतना ही उसका? नहीं नहीं, इसमें लगेंगे 6 महीने, मतलब कोर्स मुझे कंप्लीट करने में तो 3-4 महीने लगेगा, लेकिन तुम्हें अच्छा, अच्छा। अच्छे से कंप्लीट करने में, आपको अच्छे से सारा ग्रैब करने में, हाँ, देखो हाँ। 6 मंथ, देखो पूरी की पूरी एआई एक टेक्नोलॉजी है, अब इसको सोचोगे 3-4 मंथ हुँ, में तो नहीं हो पाएगा। रिवीजन हुँ, करना, हुँ। फिर ये सब करना, तो 6 मंथ बिल्कुल, मान लो। बिल्कुल। फ्रंट एंड एआई के मुकाबले फ्रंट एंड ईजी है, क्योंकि उसके अंदर वैसा कुछ मैथमेटिक्स, वैसा कुछ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है। एआई हुँ, हुँ। फ्रंट एंड में क्या है कि मोस्टली, फुल स्टैक में मोस्टली क्या होगा कि सिर्फ यू विल लर्न द प्रोग्रामिंग, उसके हेल्प से आप फ्रंट एंड डिजाइन करोगे या बैक एंड डिजाइन करोगे। लेकिन अच्छा, एआई अच्छा। मशीन लर्निंग के अंदर क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मींस आपकी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, आपको कहाँ पे क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। यू हैव टू बी लॉजिकली स्ट्रांग, क्योंकि आपको अच्छा, अच्छा। डिसीजंस लेने हैं एआई के थ्रू। एआई करता है क्या, डिसीजन लेता है। तो इन एआई यू हैव टू बी लॉजिकली टू मच स्ट्रांग। हुँ, हुँ। ठीक है। और फुल ओके। स्टैक तो वैसा कुछ हार्ड नहीं है, वो आप 3-4 मंथ में भी कर लोगे। हुँ, हुँ। हुँ, और हुँ। साहिल को मुझे लगता है, साहिल एंड पीयूष, इन्हें फुल स्टैक आता है, इनको मैंने पढ़ाया है फुल स्टैक पहले। यस सर, मुझे आता है। ठीक है। तो हम चैट जीपीटी को बोलते हैं, प्लीज गिव मी द ग्रेडियो यूआई कोड फॉर दिस फंक्शन। तो ये हमें ग्रेडियो को यूआई कोड दे देगा। हम लोग चैट जीपीटी का यूज करेंगे लर्निंग के लिए, लोग कर रहे हैं कंपनी में। जब एक्चुअल कंपनी में आप ज्वाइन कर लोगे ना, तो क्या होगा, जब कंपनी के अंदर चले जाओगे, तो वहां पे आप चैट जीपीटी का यूज नहीं कर सकते हो। किसी भी कोड को आप चैट जीपीटी पे कभी भी भूल से भी शेयर, गलती से भी शेयर मत करना, अदरवाइज यू विल गेट लीगल इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, मान लो फायरिंग, कंपनी वाले आपको निकाल दे। हाँ, लेकिन कंपनी अपना खुद का आपको एआई टूल देगा, जिसके हेल्प से आप प्रोग्रामिंग इजीली कर लो, मतलब जहां पहले किसी काम को करने के लिए 10 दिन लगता था, उसी काम को आप एक दिन में कंप्लीट करोगे। कंपनी ये चाहती है कि आप एक दिन में कंप्लीट करो एआई टूल्स के हेल्प से, लेकिन वो अपना एआई टूल देगी, अपना एआई एजेंट देगी, मतलब अपनी कंपनी के अंदर कोर्स का। चाहेगा ही, हाँ ऑफ कोर्स चाहेगा ही, टाइम इज मनी। हाँ, टाइम इज कंपनी तो मनी, दे चाहेगी। आल्सो वांट कि उनका जो सॉफ्टवेयर जो क्लाइंट के लिए काम करे जल्दी कंप्लीट हो जाए, और क्लाइंट भी चाहता है कि वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। लेकिन आप किसी पब्लिक, जैसे चैट जीपीटी क्या है कि ओपन है पूरा, तो वो डेटा को ग्रैब कर लेगा चैट जीपीटी, और उस कोड को अपने अंदर डाल लेगा, और वो हो सकता है कि किसी और कंपनी, मतलब ओपन एआई क्या है, तो ओपन एआई उस कोड को यूज कर सकता है। लेकिन कुछ कुछ है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है, या फिर को पायलट है, या जेमिनाई है। तो क्या होता है कि मान लो आपको सिर्फ अपनी कंपनी के लिए वो जेमिनाई चाहिए, या सिर्फ अपनी कंपनी के लिए को पायलट चाहिए, तो आप उसको सेटअप कर सकते हो कि ये डेटा को आप सिर्फ कंपनी के अंदर रखोगे, मैक्रो मतलब अपने कंपनी के अंदर, तो वो डेटा लीक नहीं होगा कहीं पे। तो इस तरह से, जैसे मैं जिस कंपनी में अभी काम करता हूँ, मुझे एक्सेस मिला हुआ है को पायलट का, तो हम लोग को पायलट के हेल्प से कोडिंग करते हैं ईजिली, टाइम हमारा बचता है। तो आपको भी हेल्प मिलेगा, कोड इसके लिए आपको एक्सेस मिलेगा, लेकिन
कभी भी अपने कोड को आप लोग कंपनी के कोड को, क्लाइंट के कोड को चैट जीपीटी पे मत डालना, नहीं तो अगर पता चलेगा तो फिर यू कैन लूज योर जॉब ऑल्सो। ठीक है, तो इसने मुझे ग्रेडियो की यूआई दे दी। यहाँ पे इसने एक सिंपल सा ग्रेडियो का इंटरफेस बनाया gr.blocks। सबसे पहले हम लोग ग्रेडियो को इंपोर्ट करेंगे। देखो इसने यहाँ पे ग्रेडियो को इंपोर्ट किया है। ग्रेडियो मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है, आपको इंस्टॉल करना होगा तो सिंपल इसका वही कमांड है पिप वाला, पिप इंस्टॉल ग्रेडियो करके रन करना, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ ग्रेडियो को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट ग्रेडियो एज gr। ये एज से क्या होता है, एलियासेस क्रिएट करता है, मतलब शॉर्ट नेम या निक नेम कह सकते हैं। तो जैसे हमें ग्रेडियो का बार बार यूज करना है तो मैं ग्रेडियो लिखने की जगह gr लिखूंगा। अब हम लोग इसको रन करते हैं तो ये इंपोर्ट हो गया। अब जो ग्रेडियो का कोड मुझे चैट जीपीटी ने यहाँ पे दिया है, इसको हम लोग कॉपी करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डेमो करके इसने बना दिया इस ब्लॉक को। इसको रन करते हैं पहले और फिर इसको लॉन्च करेंगे। इसको लॉन्च करने के लिए हम लोग demo.launch यूज करेंगे तो ये मेरा UI लॉन्च हो जाएगा। फिर देखते हैं कैसा UI बना के देता है। ग्रेडियो अपने आप देगा, हमने कुछ भी HTML की कोडिंग नहीं की, ग्रेडियो ने खुद ही वो ग्रेडियो UI बना के हमें दे देगा। तो ये देखो हमारा ऐप बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे ये मेरा ऐप, ये UI है। देखो ये इसने UI बना दी। हमने जो पाइथन की कोडिंग की उसको हमने UI में कन्वर्ट कर दिया ग्रेडियो के हेल्प से। अब हम लोग अगर इस बटन पे क्लिक करेंगे, फेच हेडलाइंस वाले बटन पे, तो जितने भी टॉप 10 हेडलाइंस है वो यहाँ पे मुझे लाकर दे देगा। अब ये प्रोसेस कर रहा, देखो इसने सारा आउटपुट मुझे दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा और UI इसकी अच्छी करूँ, तो चैट जीपीटी को ही बोलते हैं मेक दिस UI मोर इंटरेक्टिव। ठीक है, देखते हैं क्या देता है हमें। और जितने भी प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि सारे प्रोजेक्ट को मॉड्यूल 5 में मैंने ऑलरेडी कवर किया है। ऑलरेडी मॉड्यूल 5 रेडी है, मैं अपलोड करूँगा। मॉड्यूल 5 में मैंने ऑलरेडी कवर किया है कि कैसे हम लोग गिटहब के अंदर प्रोजेक्ट को डाल सकते हैं, कैसे हम लोग गिटहब के अंदर प्रोजेक्ट को डालते हैं, ये मैंने ऑलरेडी कवर किया है। तो आप लोग उस लेसन को देखना और जितने भी प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे सारे प्रोजेक्ट को आप लोग इस पे गिटहब पे अपलोड करते जाओगे, क्योंकि जो HR होंगी वो आपकी गिटहब अकाउंट पे जाएंगी एज अ फ्रेशर जब आप अप्लाई करोगे, और आपका गिटहब अकाउंट वो लोग चेक करेंगे। ठीक है, इसको वापस से रन करते हैं। अब इसने तो पूरा कोड ही मेरा खराब कर दिया, देखते हैं इसको रन करके। सर एक चीज बोलनी थी, जैसे मतलब हम अभी अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, जी जी। तो मतलब एज अ लाइक, क्योंकि हमको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल रही है आपसे, तो एज अ फ्रेशर अगर हम ना बोलें वहाँ पर कि हम फ्रेशर नहीं है तो वो भी चलेगा? देखो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कहीं का, मतलब कोई एक्सपीरियंस अगर आपके पास है किसी तरह का, तो वी कैन यूटिलाइज दैट एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कहीं पे भी कुछ भी काम नहीं किया है, तब तो यू विल बी अ फ्रेशर। ओके। मतलब अगर आपने कहीं पहले से कुछ काम किया है, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है, आपके पास सैलरी स्लिप है, आपके पास प्रॉपर अकाउंट में आपकी सैलरी आई है, तो वी कैन यूज दैट। बट अगर आप फ्रेशर हो, बिल्कुल ही फ्रेशर हो, कहीं पे भी आपने काम नहीं किया है, देन यू नीड टू अप्लाई एज अ फ्रेशर। ओके। ठीक है, ये मेरा UI चेंज हो गया। इसको वापस से लॉन्च करते हैं। ये मेरा UI चेंज हो गया। अब इसको वापस से फेच करते हैं, देखते हैं कैसा UI देता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने फेच हेडलाइंस पे क्लिक किया, जितना भी हेडलाइन था ना, इसने मुझे यहाँ पे दे दिया। तो इस तरह से हमने एक ऐप बनाया जिसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट से उसके डेटा को फेच कर सकते हैं, और उसकी UI हमने बनाई ग्रेडियो के हेल्प से। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट था छोटा सा लाइव वेब स्क्रैपिंग का, कि हम लोग कैसे वेब स्क्रैपिंग करते हैं। वेब स्क्रैपिंग का बहुत यूज है फ्यूचर में भी, और कंपनीज के अंदर भी। जब एज अ डेटा साइंटिस्ट आप काम करोगे, नॉट एज अ मशीन लर्निंग, जब आप एज अ डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट काम करोगे, डेटा एनालिसिस या डेटा साइंटिस्ट के रूप में, तो वहाँ पे आपको वेब स्क्रैपिंग आनी चाहिए। और वेब स्क्रैपिंग वैसे भी लोग पूछते हैं। तो ये हमने वेब स्क्रैपिंग करके एक एप्लीकेशन बनाया। इसको आप जब आप गिटहब के लेसन्स कंप्लीट कर लोगे तो इसको आप गिटहब पे अपलोड कर देना एज अ प्रोजेक्ट।
ठीक है, तो ये हमने देखा। हम लोग कुछ रिकैप करेंगे। दो चीज़ हम लोग रिकैप करेंगे आज। एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एक पाइथन की बेसिक। मुझे पता है हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी पाइथन की बेसिक्स में है, तो मैं उनसे पहले स्टार्ट करूँगा। ये वाला क्वेश्चन हम लोग रहने देते हैं, ये हमने पहले भी कवर किया था, ये भी रहने देते हैं। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन मी व्हाट इज वेरिएबल? कोई मुझे बता सकता है वेरिएबल क्या है? एनीवन? Container for values. यस यस। Container for values. ओके, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स दे मालूम आर इन पाइथन? There are basically 4 types of variables: integer, float, boolean, and string. Basic types. These are the basic types, and also there are some collection types like list, tuple, dictionary, set. ओके या सुनील, हम लोग एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कैसे करते हैं? इंट का यूज कर रहे हैं। किसके? इंट वो तो मान लो कि मुझे फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करना है, या कुछ कोई स्ट्रिंग है जिसके अंदर नंबर है उसको कन्वर्ट करना है, तब इंट का यूज करेंगे। लेकिन अगर मुझे इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए सर str पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट के अंदर एग्जैक्टली। अगर हमें किसी इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग str देन पैरेंथेसिस उसके अंदर नंबर डाल देंगे तो इंटीजर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वी असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इन पाइथन? किसी भी पाइथन वेरिएबल के अंदर हम लोग वैल्यू असाइन कैसे करते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। Using assignment operator. यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। तो कोई मुझे बताएगा इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में? वो इक्वल्स टू होता है, सिमिलर इक्वल्स टू। नहीं सिंगल रिप्रेजेंट द सिमिलर के लिए यूज वैल्यू ऑफ राइट साइड इनटू राइट साइड वाला जो वैल्यू होता है सर वो लेफ्ट साइड वाले वैल्यू में इंक्लूड होता है। हाँ, उसको स्टोर करवा देता है। और ये क्या बट करता है? ये डबल वाला शो करता है कि दोनों साइड एक बराबर है, मतलब कंपेयर करता है वैल्यू को, राइट साइड के वैल्यू को लेफ्ट साइड से कंपेयर करता जी है। सर, सिंगल इक्वल राइट साइड वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट साइड वैल्यू। एग्जैक्टली। कुछ लेफ्ट और राइट साइड वैल्यू को कंपैरिजन करता है। यस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रिंग एंड अ बूलियन? So string एक sequence of characters है और boolean basically true and false है। ऑफ कोर्स अगर मान लो इस तरह से लिखा हुआ है कहीं पे, इसका क्या मतलब होगा? फॉल्स। ठीक है। और व्हाट इज डायनेमिक टाइपिंग? सब पाइथन में डेटा टाइप का सपोज एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है। सपोज वो स्ट्रिंग वेरिएबल में उसका स्ट्रिंग का है सपोज 5। हाँ, आप सही बोल रहे हो आप। सर इसमें मतलब पाइथन हाँ 5 ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हो जाता है सर टाइप से। हाँ यस। तो पाइथन क्या करता है? ऑटोमेटिकली डायनेमिक टाइप को टाइपिंग डिफाइन कर लेता है। ये डायनेमिक टाइपिंग है, इसमें हमें अलग से इस तरह से लिखने जी। की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कोई मुझे बताएगा कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो स्टैटिकली टाइप्ड है? तो जावा वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। जावा है, सी प्लस प्लस है, टाइपस्क्रिप्ट है। ये इसमें हमें डिफाइन करना पड़ता है उसका टाइप को। जावा में डिफाइन करना पड़ता है, सी प्लस प्लस में। जावा स्क्रिप्ट डायनेमिकली टाइप्ड है या फिर डायनेमिकली टाइप्ड। जावा स्क्रिप्ट में भी हमें अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। उसके बाद कैन वी चेंज अ वेरिएबल टाइप विदाउट डिक्लेयरिंग इट अगेन? बिना उसको डिक्लेयर किए हम लोग क्या वेरिएबल के टाइप को चेंज कर सकते हैं? वेरिएबल के टाइप को कर सकते हैं टाइप कास्टिंग के हेल्प से, अभी हमने देखा ना। तो हाउ डू यू कन्वर्ट, ये भी हमने बताया अभी। इंटीजर में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी स्ट्रिंग को। इसका आउटपुट एनीवन? बहुत इजी है ये तो। 3 ठीक है। अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, असाइनमेंट, ये ऑपरेटर तो ठीक है।
कोई मुझे बताएगा मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है? इन और नॉट इन, वो चेक करता है कि उसका मेंबर है कि नहीं है, ठीक है। है कि नहीं। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं? लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं? एंड और, एंड और, ठीक है। एंड और एंड और नॉट, दोनों का डिफरेंस क्या नॉट है? एक नॉट भी है। एंड इंक्लूड बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू, ठीक है। एंड और बोलता है कि मतलब और- कोई एक कंडीशन ट्रू होगा तो फिर वो ट्रू होगा, आउटपुट ट्रू देगा। कोई भी एक सिंगल कंडीशन ट्रू होगा तो वो हो जाएगा। तो चलो ये हमने बेसिक देखा अभी, और हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। तो कोई बता सकता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन? एक्चुअली अभी मेरा तो ये क्लियर नहीं है सर, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। मुझे भी जब मैं पूरा 1 साल जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना, बिल्कुल हो जाएगा सर। मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस, जब मैंने फर्स्ट ईयर पूरा काम, मतलब जब मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी, जॉब ज्वाइन करने के 1 साल तक भी मुझे ये ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग बढ़िया से क्लियर नहीं था। आपका जो टीचिंग स्टाइलिंग है वो बेस्ट लगा, एक्चुअली समझ में क्लियरिटी हो जाता है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करता हूँ तो हो क्योंकि जाता है। मुझे भी समझने में टाइम लगा है 2-3 साल, इसी वजह से मुझे समझ पता है सकते कि स्ट्रगल क्या है, मतलब समझने में क्या प्रॉब्लम आपने होता है। आपने स्ट्रेटजी पे काम किया है। मैं खुद ही 1 साल जब मैं जॉब ज्वाइन करने के बाद भी मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लियर नहीं थी। मुझे क्लासेस समझ में नहीं आता था कि क्लास कैसे काम करते हैं, ऑब्जेक्ट पे कैसे काम करते हैं, क्लास को कॉल कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास से कैसे बनता है। बट अब क्लियर है कि ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है, क्लास इसका ब्लूप्रिंट है। देवमाल्या आपको पता होगा, आप ऑलरेडी काम करते हो, कौन से प्रोग्रामिंग लगे हैं भूल गया। आप अभी काम कर रहे Yeah, हो I work. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। देवमाल्या, आप अभी कौन से प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हो? I am working in PHP and Java. तो आप And PHP और Ruby. जावा पे काम कर रहे हो, रूबी पे, तो आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पता होंगे। Yes, yes. तो जो पहले से काम कर रहा है उनको ये चीजें क्लियर होगी। धीरे धीरे जब काम करने लगोगे ना अभय, तो क्लियर जी हो सर। जाएगा ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। Anyone who can explain me what is the role of init function or method in a class? Sir, it is basically used to initialize an object of a class. Yes. तो बेसिकली तो ठीक है, तो सेल्फ क्या होता है? Self is used to call the init of the parent class. तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वही ऑब्जेक्ट वो खुद ही सेल्फ है, वो ऑब्जेक्ट ही सेल्फ है। तो सेल्फ के अंदर जो वैल्यू होती है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन हो जाती है, जो ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मान लो एक कार है, कार के अंदर फोर व्हील्स है, एक स्टीयरिंग है, ब्रेक है, ठीक है, इंजन है। तो इस कार क्लास से, मान लो ये जो कार मेरा एक क्लास है, इस कार क्लास से जब हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मान लो इस कार की कलर ब्लू है, मान लो इस कार क्लास से एक नया हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, टेस्ला नाम का हमने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो जब हम टेस्ला नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये सेल्फ है, जब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उस कार क्लास से, तो ये हो गया सेल्फ। और इसी सेल्फ के अंदर ये सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। 4 व्हील, 1 स्टीयरिंग, ब्रेक, इंजन, इस टेस्ला ऑब्जेक्ट के अंदर कलर ब्लू, ऑटोमेटिकली इस टेस्ला ऑब्जेक्ट के अंदर ये वैल्यूज असाइन हो जाएगी। तो ये है सेल्फ। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन मी व्हाट इज इनहेरिटेंस इन पाइथन? ये तो इजी है, इनहेरिटेंस जो फादर से मतलब मिला हुआ होता है, जो भी मतलब कि कैरेक्टर वगैरह हो गया, एग्जैक्टली। सिमिलर थिंग्स ट्रांसफर हो जाता है फादर से बेटे में, उसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। हाँ, तो इसके अंदर क्या है बेसिकली कि इनहेरिट, विरासत में। प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है अपने दूसरे क्लास से। मान लो कोई एक चाइल्ड क्लास है, वो अपने पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। मान लो कि एक बहुत बड़ा क्लास है कार तो सबसे बड़ा क्लास है ना, कार के अंदर ही सारी कार से भी बड़ा क्लास है व्हीकल के अंदर भी कार आ जाता है, ट्रक आ जाता है, बसेस आ जाती है, सारा व्हीकल के अंदर आता है। लेकिन व्हीकल
से प्रॉपर्टी, व्हीकल से इनहेरिट करता प्रॉपर्टीज कार। अब कार से प्रॉपर्टीज कौन इनहेरिट करेगा? मान लो कि कार में इलेक्ट्रिक कार तो अलग होती है, लेकिन प्रॉपर्टीज तो फिर भी वो इनहेरिट कर रहा है कार्स क्लास से। क्यों? जैसे कि इलेक्ट्रिक कार, डीजल कार, पेट्रोल कार, ये सब। हाँ, तो ये इनका पेरेंट कौन है? पेरेंट है कार। भले वो इलेक्ट्रिक कार है, डीजल कार है, लेकिन सबके अंदर 4 चक्का है, 4 व्हील है, स्टीयरिंग है, ब्रेक है, उसके अंदर एक म्यूजिक सिस्टम है, एसी है। वो सारा प्रॉपर्टी कार का ही तो है, भले वो इलेक्ट्रिक कार है। तो कार एक पेरेंट क्लास हो गया, इलेक्ट्रिक कार एक चाइल्ड क्लास हो गया, जहां हम प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं। मेथड ओवरराइडिंग, एनीवन? Sir, suppose if there is a parent class and if you are changing the functionality of that of a method in the parent class in the child class, then that will be called method override. Yeah, like that. Anyone else? आज राजेश नहीं नजर आ रहे, नहीं है क्या वो? लगता नहीं है। जैसे देखो है क्या, मैं बताता हूँ मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल के साथ। कि मान लो आपके मान लो कि क्या, जैसे कि मान लो जैसे हाँ, इंजन स्टार्ट इंजन नाम का एक फंक्शन है। स्टार्ट इंजन नाम का एक फंक्शन है आपकी कार क्लास के अंदर। किसके अंदर? कार क्लास के अंदर। लेकिन जो मेरा इलेक्ट्रिक कार है उसके अंदर जब हम लोग स्टार्ट इंजन को रन करेंगे, तो जैसा मेरा कार पेट्रोल कार या डीजल कार आवाज करता है स्टार्ट करने पे, तो क्या इलेक्ट्रिक कार वैसा आवाज करेगा? नहीं करेगा। तो कार क्लास के अंदर स्टार्ट इंजन एक अलग तरीके से बिहेव कर रहा है और चाइल्ड क्लास के अंदर अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो बेसिकली इसका मतलब है व्हेन अ चाइल्ड क्लास डिफाइंस अ मेथड विद द सेम नेम as one in its parent class, the child version replaces or override the parent's version during the execution. जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, तो उस टाइम क्या करेगा, जो चाइल्ड का वर्जन है वो रिप्लेस कर देगा पेरेंट के वर्जन से। हो सकता है कि आपके फादर लेफ्ट हैंड से लिखते हो और आप राइट हैंड से लिखते हो, तो मेथड क्या है? राइटिंग दोनों आप लोग लिखते हो, लेकिन आपने ओवरराइड कर दिया। आपने अपने पिताजी का, जैसे मेरे फादर वो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, मैं राइट हैंड से लिखता हूँ, तो मैंने ओवरराइड कर दिया उनके मेथड्स को। तो दिस इज मेथड ओवरराइडिंग। हाँ, मतलब कुछ अलग कर दिया। हाँ, काम सेम हो रहा है, हम लोग दोनों लिख रहे हैं, लेकिन हम लोग लिख रहे हैं अलग तरीके से। वो लिख रहे लेफ्ट हैंड से, मैं लिख रहा हूँ राइट हैंड से। किसी के फादर क्रिकेट खेलते हैं लेफ्ट हैंड से, कोई खेलता है राइट हैंड से। दोनों खेल तो क्रिकेट ही रहे, यू बोथ आर प्लेइंग द क्रिकेट बट इन अ डिफरेंट वे। तो वही होता है मेथड ओवरराइडिंग, जब एक चाइल्ड क्लास मेथड को ओवरराइड कर दे या रिप्लेस कर दे। एनीवन? इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन इन पाइथन, पॉलीमॉर्फिज्म। देखो इनकैप्सुलेशन कुछ भी नहीं है। इनकैप्सुलेशन क्या है कि आपको अपने क्लास के अंदर किसी भी वेरिएबल का एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना है टू द सम पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के कुछ पार्ट में आपको मान लो कुछ इंटरनल डिटेल्स, लाइक हमने बैंकिंग एग्जांपल देखा था कि अपने अकाउंट, मान लो हमने एक क्लास बनाया बैंक अकाउंट नाम से, उसके अंदर कुछ डिटेल्स जैसे कि बैलेंस, मैं नहीं चाहता कि बैलेंस जो है वो किसी को पता चले, तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इनकैप्सुलेशन से। जैसे हमारे इनकैप्सुलेशन से हम लोग पब्लिक डेटा होता है जो एनीवेयर वी कैन एक्सेस। लाइक हमने एक क्लास बनाया, मान लो बैंक अकाउंट नाम का एक क्लास बनाया, उसके अंदर नेम है। वो नेम हम चाहते हैं कि कोई भी एक्सेस कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा जो बैलेंस है वो कोई नहीं एक्सेस कर सकता है। तो ये हो गया प्रोटेक्टेड, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। ये 3 तरह का इनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम लोग, हमारा जो प्राइवेट डेटा होता है वो हम लोग डबल अंडरस्कोर से इस तरह डिफाइन करते हैं, तो वो बाहर कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। एनीवन? पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन? पॉलीमॉर्फिज्म भी वैसा ही है, मतलब मेथड ओवरराइडिंग के जैसा। कोई भी बता सकता है पॉलीमॉर्फिज्म? ये सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा जो इंटरव्यू और दिमाग खराब करता है ना, वो इसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे ही करता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो इसी से पूछेगा, और सारा
मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होगा, वो मोस्टली आपसे डेफिनेशन पूछेगा कि समझाओ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। इसका मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। जब एक ही फंक्शन दो तरह से काम करे, तीन तरह से अलग अलग तरह से बिहेव करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। बेसिकली इट्स जैसे कि मान लो मेरा प्लस ऑपरेटर है, ये अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। जब हम 5 + 10 करेंगे तो ये मुझे देगा 15, लेकिन जब हम लोग हर्ष प्लस कुमार करेंगे तो इस सिचुएशन में ये प्लस ऑपरेटर किस तरीके से काम करेगा, एडिशन तो नहीं करेगा, इन दोनों को क्या करेगा, आपस में जोड़ देगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म नाम एक है बट उसके फॉर्म अलग अलग है, इट डिपेंड्स एक्चुअली। ठीक है, तो ये था पॉलीमॉर्फिज्म, क्लास वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल्स आप लोग देख लेना। एनीवन सुपर फंक्शन कोई बता सकता है क्या होता है? सुपर, आप लोगों ने लगता है कि अभी तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कवर नहीं की है, काफी लोगों ने। सर सुपर फंक्शन, सुपर जो इनिशियलाइजेशन जो फंक्शन रहता है पेरेंट क्लास का, उसको सो बेसिकली मतलब जो पेरेंट क्लास का मेथड होता है, जैसे कि मान लो पेरेंट क्लास में कुछ मेथड है, स्टार्ट इंजन वाला ही मेथड, वो पेरेंट क्लास में है, तो उस हम अलग से कोई मेथड नहीं बनाना चाहते अपने चाइल्ड में, तो उस मेथड को एक्सेस करने के लिए हम लोग सुपर फंक्शन का यूज करते हैं। तो हम लोग इस तरीके से सुपर उसके बाद सुपर फंक्शन, और जो भी मेथड यूज करना है तो मेथड नेम इस तरह से लिखोगे, तो उस मेथड पेरेंट के मेथड को आप यूज कर लोगे सुपर फंक्शन की हेल्प से। तो यहीं तक था आज का हमारा लाइव क्लास और आज का लेसन। एनी क्वेश्चंस एनीवन यू कैन आस्क। नो सर, आज के लिए तो क्लियर है। तो अभी जो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था ना वेब स्क्रैपिंग वाला, तो बेसिकली उस प्रोजेक्ट को मॉड्यूल 5 में गिटहब वाला लेसन हमने कवर किया है, तो वहाँ पे जाके अपने गिटहब में आप लोग अपलोड कर देना उस प्रोजेक्ट को याद से। जो भी प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे सब आप गिटहब पे अपलोड करते जाना, ताकि किसी को, कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछे आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो आप दिखा दो कि हाँ ये मेरा प्रोजेक्ट है जो मैंने अपने पर्सनल लेवल पे काम किया है। इस लाइक अ पोर्टफोलियो, जैसे एक स्टूडियो वाला होता है ना वीडियो रिकॉर्डर, तो उसके पास एक पोर्टफोलियो होती है, उसका वीडियो, उसने जो फोटो खींचे वो आपको दिखाएगा। जब आप स्टूडियो जाओगे बुक करने, तो वो आपको पूरा एल्बम दिखाता है कि मैंने ये काम किया है। उसी तरह ये आपका एक एल्बम है, आपका पोर्टफोलियो, जो आप इंटरव्यूअर को या एचआर्स को दिखाओगे कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। मॉड्यूल 5 में मैंने गिटहब कवर किया है, वहाँ पे आप सारे प्रोजेक्ट्स को रखना। यस दे वाले हम सर एक्चुअली वो गिटहब मतलब केवल यही करना है कि अपलोड होता है, कि उसमें और भी कुछ काम होते हैं? मतलब गिटहब का बहुत काम है, गिटहब का बहुत काम है, मैंने ऑलरेडी कवर किया मॉड्यूल 5 में, बहुत काम है गिटहब। सिर्फ गिटहब इज नॉट लाइक अ रेपो, सिर्फ एक ड्राइव की तरह नहीं है वो। गिटहब एक कंप्लीट इकोसिस्टम है, कंप्लीट उससे मैनेजमेंट होती है। देवमाल्या ऑलरेडी उस पर वर्क करते होंगे तो उनको पता है, राजेश भी उस पर वर्क कर रहे हैं। तो गिटहब एक सिर्फ वो नहीं है, ड्राइव नहीं है, पूरा मैनेजमेंट है वो मैंने कवर किया डिटेल में, आप चेक करना वीडियोस, मैं अपलोड कर दूंगा। ऐसा डाउट रहेगा वैसे मैं पूछ लूंगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं। देवमाल्या यस। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है, सपोज ये जो ब्यूटीफुल सुप जो हम लोग लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, सपोज इफ देयर इज ए पासवर्ड ऑथेंटिकेटेड वेब पेज, सपोज लॉगिन कर, मतलब यूजर लॉगिन के बाद ही वो वेब पेज विजिबल होता है, ठीक है? तो वहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे? हाँ, मतलब वेब स्क्रैपिंग हो सकता है क्या? लाइक बेसिकली ये ऑथेंटिकेशन हैंडल नहीं करता है। ये तभी काम करेगा जब, मतलब इज जस्ट लाइक अ HTML पार्सर। ये मतलब ये एक सिर्फ पार्सर है, ये जो आप उसको HTML दोगे ना, उसको सिर्फ वो रीड करता है। सारा कॉलिंग तो इससे होता है, रिक्वेस्ट API से। जो API कॉल हो रहा है मेरा, जो मेरा URL कॉल हुआ, वो तो मेरा रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के थ्रू हुआ ना। वो तो देखो मैं बताऊं, फिर से आपको समझाता हूँ। ब्यूटीफुल सोप है क्या? ब्यूटीफुल सोप जो है वो बस एक रीडर है, जैसे ई बुक रीडर या PDF रीडर होता है ना, PDF रीडर जो रीड करता है PDF को, इज जस्ट लाइक दैट। वो बस एक HTML को पार्स करता है और उसके अंदर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है। वो ऑथेंटिकेशन हैंडल तो रिक्वेस्ट करेगा। अच्छा, रिक्वेस्ट करेगा। जब रिक्वेस्ट में आप पोस्ट कॉल करोगे,
रिक्वेस्ट के Okay. थ्रू जब आप Post पोस्ट कॉल कर- करोगे, पोस्ट कॉल करके उसमें यूजर नेम पासवर्ड डालोगे और वो आपको रिस्पांस देगा, उस रिस्पांस को फिर आप ब्यूटीफुल सोप में पास कर देना, तो वो ऑथेंटिकेशन हो जाएगा क्लियर। ओके ओके ओके, जैसे दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे रिक्वेस्ट और रिस्पांस जैसे है, ये बस वैसे यहाँ ही पे टाइप करिए। गेट के जगह पे सिर्फ पोस्ट हो जाएगा और फिर यहाँ यूआरएल के अंदर यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल देना आप यूआरएल के बाद, Okay. और जब ये आपको जो रिस्पांस देगा वो इसके अंदर पास कर देना सोप के अंदर, तो हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। समझ गए आप? यस सर, यस फाइन देन, यस सर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।